स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप टुडेज डॉन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जाकर आप देख सकते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। एक तुषार नाम का लड़का है जो कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था, वो और उसके चाचा। ठीक है, तो रास्ते में उसने क्या देखा, जब वो रेलगाड़ी में बैठा था तो रेलगाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी और बाकी सारी चीज़ें वो पीछे छूटते हुए रेलगाड़ी के अंदर से वो देख रहा था। तो उसी पल उसके चाचा ने कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो उसने ये बात सोची, शायद आपके मन में भी ये बातें आती होंगी कभी, कि इसके पहले जब ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो इसके पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो यही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लोग पहले क्या करते थे, किस तरह से वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने कार्य को करने के लिए वो कैसे जाते थे और क्या क्या वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्या? आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि आखेटक का मतलब होता है शिकारी। शिकार करके वो अपने खाने की चीज़ों का जो है इंतज़ाम करते थे और उसे संग्रह करते थे, यानी उसे इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके वो रखते थे। ठीक है, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि जिस तरह से वो उसका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो भोजन का यानी जो खाद्य सामग्री थी उसको जो शिकार करके उसको इकट्ठा करते थे, इसीलिए उसको इस नाम से यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और क्या करते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, ये सारे काम वो करते थे, इकट्ठा करके वो रखते थे और अपना जीविका चलाते थे। ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। यानी कि हमारा जो महाद्वीप है, ये उपमहाद्वीप है, जैसे इस उपमहाद्वीप में गर्म देश हैं, तो गर्म देशों में क्या होता है, बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ मिलती हैं पेड़ पौधों की, तो उन्हीं पेड़ पौधों से जो है खाद्य सामग्री मिलती है। तो वो वही जो खाद्य सामग्री जो मिलती है वही एक महत्वपूर्ण स्रोत था भोजन का। ठीक है, लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान काम नहीं था। बिल्कुल इधर से उधर जाके भोजन को इकट्ठा करना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जैसे हाथी, जैसे बड़े बड़े जानवर थे। तो ऐसे जानवरों का शिकार वो कैसे करते हैं? तो जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है, तो जो कि शिकार करने के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर उनको अपने लिए भोजन इकट्ठा करना है तो उनको सतर्क भी होना है, जागरूक भी होना है और तेज भी होना पड़ता था, ताकि वो शिकार करके अपने भोजन को इकट्ठा कर सके। वो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी होता था कि कौन से पेड़ से खाने वाली चीज़ मिलेगी और कौन से पेड़ से जो है विषैले चीज़ें मिलेंगी जिसको नहीं खा सकते हैं हम। तो ये भी उन लोगों को उस समय में उन लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी था। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती थी
किस समय में कौन सा फल पकता है, ताकि वो ईजिली उसको ढूंढ पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है, वो क्यों घूमते थे, इसके कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। ठीक है, अगर एक जगह पे वो बहुत समय तक रहेंगे तो क्या होगा कि जो भी पौधे होंगे, फल होगा, जानवर होंगे, तो अगर उस जानवरों का शिकार करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे और फल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे वो क्या करते थे, इसलिए और भोजन की तलाश करने के लिए वो उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। एक जगह से हमेशा के लिए भोजन तो मिल नहीं सकता, इसीलिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण था जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, जैसे जानवर है तो जानवर अपने भोजन के लिए वो दूसरी जगह पर जाते थे और इन जानवरों का शिकार करने के लिए जो लोग थे तो वो उनके पीछे पीछे जाते थे। यानी कि अगर वो जिधर जानवर जाते थे उधर उनके शिकार करने के लिए लोग भी जाते थे। ठीक है, और तीसरा एक बड़ा कारण क्या है कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, एक मौसम में सारे फल फूल या पौधे एक समय फल नहीं देते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में क्या करते थे, सही मौसम के अनुसार दूसरे इलाकों में घूमते थे। ठीक है, कि अगर इस मौसम में यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो दूसरी जगह पे होगी, यानी कि दूसरे मौसम में होगी। तो एक मौसम में वो एक जगह पे रहते थे और दूसरा जब मौसम आता था तो वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, और इसका चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तो पानी, झीलों और नदियों में से नदियों को पानी के लिए क्या करते थे, अगर एक जगह पे रहेंगे तो अगर मान लो कि पानी अगर किसी नदी का सूख गया तो फिर उनको पानी के लिए, पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो पानी के लिए उनको दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरी जगह पे जाते थे पानी के लिए, क्योंकि पानी के बिना रहना असंभव है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे, डेफिनेटली। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उस समय आज के समय जैसा ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, तो वो पैदल यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आपने कभी ये भी सोचा होगा कि अगर जो ये जानकारी है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, किस तरह के लोग होते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कैसे लोगों को पता चलता है कि इतने पुराने समय में इस तरह से लोग रहा करते थे और ये खाते थे और क्या क्या कुछ करते थे? तो इसका भी एक तरीका है जिस तरीके से ये पता लगता है कि जानकारी पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटा खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो कुछ पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं और बताते हैं कि वो कितने समय पुरानी है, और या फिर पुरानी चीज़ों का अध्ययन करके वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो उनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जो भी, तो सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो
ये पता लगाते हैं कि कितने समय पुरानी ये बातें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुराने समय में लोग इस तरह से खाना खाते थे, इस तरह से शिकार करते थे और कहाँ कहाँ वो जाते थे, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी थे या नहीं जाते थे, तो उन्हीं पुरानी चीज़ों से वस्तुएं जो मिली हैं उन्हीं से ये पता लगता है। ठीक है, ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय जैसे उनके पास ये औजार या हथियार नहीं होते थे, तो जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से वो अपने हथियार बनाते थे। कुछ पत्थर के होते थे, कुछ लकड़ी के होते थे, कुछ नुकीले होते थे, कुछ भारी भरकम होते थे। ठीक है, तो जो पत्थर के औजार हैं वो तो ख़त्म होने वाले नहीं है। तो वो जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो शिकार करते थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ औजार जो हैं ऐसे हैं जिनका उपयोग वो क्या करते थे, फल फूल काटने के लिए और हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए वो किया करते थे। ठीक है, कुछ के साथ वो हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, जो मुट्ठे यानी कि जिसको हम पकड़ करके और चलाते हैं उसको, तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जिससे पता लगता है कि वो मुट्ठे भी लगाते थे और मुट्ठे लगा करके वो औजार बनाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, यानी कि झोपड़ियाँ वो अपने घर भी बनाते थे रहने के लिए और शिकार भी करते थे उससे, और खाना बनाने के लिए उसका भी इस्तेमाल करते थे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, तो ये कैसा है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। तो ये वाले जो दिख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीनतम औजार हैं, यानी बहुत ही पुराने हैं। और जो ये वाला आप इमेज में देख रहे हैं इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है, यानी ये बहुत पहले का है, ये बहुत पहले का है और ये बाद में बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं औजार, ये वाला जो देख रहे हैं इन्हें और बाद में बनाया गया, यानी कि जो आप इस वाले औजार से बहुत बाद में ये बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे है, तो ये प्राकृतिक पत्थर है, इसको बनाया नहीं गया है, ये ऐसे ही इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग किस तरह से लोग करते थे? खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी कि जो जड़ें ऐसी होती थी जिनको खाया जा सकता है, तो उसको खोदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, यानी कि ये वाला जो है ये तो जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको क्या किया जाता था कि जानवरों की खाल को सिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। रहने की जगह का निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना, तो ये कैसे निर्धारित होता था और किस तरह से वो एक जगह पर रहते थे, कि ये निर्धारित करते थे, कैसे निर्धारित करते थे कि हमें यहाँ पे रहना है। तो चलिए देखते हैं। इस आप मैप में देखेंगे हम लोग, ये जो दिख रहा है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, यानी ये जो आपको दिख रहा है
ट्रायंगल टाइप में, ये क्या है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहले आप इस इमेज में देखिए कि कौन कौन सा जो है पूरा पाषाणिक स्थल है और कौन सा नवपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पर हम इमेज में देखेंगे, ये जो आपको ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है रेड कलर का, तो ये है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। ठीक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। तो अभी हम जानेंगे कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल होता क्या है। तो पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको इसका डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला, और ये क्या है, नवपाषाणिक पूरा स्थल, जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या है, नवपाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, और जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये सर्कल टाइप में, तो ये है महापाषाणिक पूरा स्थल। ठीक है, और जो आपको ये इमेज में दिख रहा है यहाँ पर मैप में, ये, तो ये क्या है, आरंभिक गांव है। तो इन सभी को भी हम जानने वाले हैं। आधुनिक नगर, आधुनिक नगर कौन सा है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये स्टार में ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, तो उनके घूमने का एक कारण यह भी था कि वो लोग घूमते थे इसलिए कि वो अच्छे पत्थरों को जो है ढूंढ सकें, ताकि वो जो उनको औजार बनाना है वो आसानी से वो औजार बना सकें। ठीक है, तो उनको क्या कहते थे हम देखते हैं यहाँ पर। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उसको क्या कहते हैं, उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, उसको उद्योग स्थल कहते हैं। हम इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आपने भी सोचा होगा कभी कि कैसे मिलती है। तो देखते हैं हम। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं, उपकरण यानी इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसे मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। समझ रहे हैं आप। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप क्या यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जो पत्थरों के औजार जिस जगह पे बनाया जाता था, तो कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह के बनाए जाते थे सामान, क्योंकि वहाँ पर कुछ टुकड़े मिले हैं, पत्थरों के ऐसे टुकड़े मिले हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि इसको कोशिश ये की गई होगी इन पत्थरों को हथियार बनाने में, औजार बनाने में। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि जो लोग अपने इन जगहों को छोड़कर चले गए हैं दूसरी जगहों पे, तो कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे भी छोड़ गए वो लोग, पत्थरों के औजार वगैरह, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे और वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने शिकार करने के लिए, या फिर कपड़ों के कपड़े यानी कि जो उसमें पहनते थे जानवरों की खाल, उसको सिलने के लिए और पौधों को खोदने के लिए। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें कैसी मिली हैं, औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी ऐसी जगहों से मिले हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर यानी इन जगहों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, तो कभी कभी बहुत अधिक समय तक रहा करते थे। तो ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है, आवासीय उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है।
आवासीय पुरा स्थल इन्हें कहते हैं। यानी भीमबेटका जो है इसको क्या कहते हैं? आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। आवासीय पुरा स्थल कहते हैं, जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, जो आप इमेज में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है गुफा जिसमें लोग रहा करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो कुछ ऐसा उस समय पक्के मकान तो होते नहीं थे, तो इन्हीं गुफाओं में रहकर वो सर्दी से, धूप से, बारिश से, तेज हवाओं से जो है बचते थे। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन की पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है गुफा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि पुरा स्थल होता क्या है। पुरा स्थल क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसको। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अवशेष यानी बचे हुए चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मिली हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अवशेष, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। यानी कि वो अपने काम को करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को बनाया था। ठीक है, और बाद में क्या किया उन लोगों ने? उन चीज़ों को जहाँ वह रहते थे वहीं पर वो छोड़ करके चले गए। ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे ही ज़मीन पर भी मिल जाते हैं जो वो लोग छोड़ कर गए थे। अगर सारी चीज़ें नष्ट नहीं हुई है या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो सामान जो है अंदर चला जाए, अगर कहीं बाढ़ आ जाए या फिर कहीं भूकंप आ जाए तो वो चीज़ें जो ऊपर हैं वो अंदर चली जा सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो खुद ऐसी जगहों को छोड़कर चले गए हों, तो वहाँ पर ही ज़मीन के ऊपर ही मिल जाता है देखने को, बहुत सारी पुरानी जगहों पर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है समुद्र में भी मिलता है और नदी के तल में भी मिलता है। ठीक है, इन पुरा स्थलों के बारे में यहाँ पर हमने जाना है। तो चलिए देखते हैं अब ये पाषाण औजारों का निर्माण, यानी कि पाषाण काल में जो है जिन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था उसका निर्माण जो है उसको कैसे बनाया जाता था, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। तो किस किस तरीकों से बनाया जाता था, तो देखते हैं आप यहाँ पर हम। पत्थर से पत्थर को टकराना। ठीक है, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था। एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। ठीक है, एक पत्थर को हाथ में लेते थे जिसका औजार बनाना होता था और एक बड़ा सा पत्थर लेके उसको हथौड़ी के जैसे इस्तेमाल किया करते थे वो लोग, और उस पर मारते थे जिससे पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यानी कि तब तक वो उसको मारते थे और उसको काट कर उसको नुकीला बनाते थे जब तक वो पूरी तरह से नुकीला न बन जाए, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको काट कर नुकीला बनाया गया है ताकि वो इधर से वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। ठीक है, पहले को क्या कहा जाता है? पहले को पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरे को दबाव शल्क तकनीक। इसमें
क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। ठीक है, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिसे वांछित उपकरण बनाया जाता था।